गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष करके लंग्स की, ह्यूमन लंग्स या मनुष्य की फेफड़े की, जिसमें आपने मनुष्य के फेफड़े का स्ट्रक्चर विस्तृत रूप में आपने पढ़ा था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वह है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है बेटा वह है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इसे आप कहते हैं श्वसन की क्रियाविधि। इसको हिंदी में कहते हैं श्वसन की क्रियाविधि। मनुष्य की श्वसन की जो क्रियाविधि है यह दो प्रकार से होती है या दो पदों में होती है। सबसे पहली जो बात यहां पर आती है वह है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या जिसे आप कहते हैं बाह्य श्वसन। तो मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी रिस्पिरेशन में या श्वसन की जो क्रियाविधि है इसका जो अध्ययन है वह हम दो पदों में विशेष रूप से करते हैं मनुष्य में। सबसे पहला यहाँ पर है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। इसी में दूसरा आपका होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, या इसको कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो श्वसन की जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन हम दो पदों में करते हैं, या श्वसन की जो क्रियाविधि मनुष्य में होती है दो प्रकार की होती है। एक आपकी बाह्य श्वसन होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। इंटरनल को इसको कहा जाता है बेटा अंतः श्वसन, या इसे कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बाह्य श्वसन की वह प्रक्रिया जो सेल के बाहर हो, और इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन इसका मतलब होता है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो सेल के अंदर होती है, यानी कोशिका के अंदर होने वाली जो श्वसन की प्रक्रिया है वह आपकी कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहलाती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बाह्य श्वसन कोशिका के बाहर
होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसे हम बाह्य शोषण कहते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आपकी आती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या जिसे आप बाह्य शोषण कहते हैं। बाह्य शोषण के रूप में जैसे जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कॉर्डेटा प्राणी, कॉर्डेटा आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था, जिनमें पृष्ठरज्जु या नोडोकार्ड उपस्थित होता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में, ऐसे जो प्राणी होते हैं वे आपके कार्डेटा कहलाते हैं, कशेरुकी कहलाते हैं। तो बाह्य शोषण विशेष रूप से कशेरुकी प्राणियों में, जैसे आप मेढक की बात करते हैं, फ्रॉग, मेढक की बात करते हैं, तो मेढक में श्वसन की क्रिया के लिए जो श्वसनांग होता है वो त्वचा होती है। दूसरा, अगर आप मछलियों की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं, तो इनमें गिल्स होता है, गिल्स, या जिसको आप गलफड़े कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गलफड़े, गिल्स होता है जिसे आप गलफड़े कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कशेरुकी प्राणियों में जैसे मनुष्य, मनुष्य में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, या जिसे आप लंग्स कहते हैं, फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े। तो बाह्य शोषण के अंतर्गत ये आपकी विभिन्न प्रकार के जंतु हैं और उनके ये बाह्य श्वसनांग हैं। एक तो त्वचा है, गिल्स है और फेफड़े हैं। ठीक, बाह्य शोषणांगों का जो अध्ययन है या बाह्य शोषण का जो अध्ययन है वह हम निम्नलिखित पदों में करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, सबसे पहली जो बात यहां पर आती है वह है ब्रीदिंग, या इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। तो ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास क्या है, इसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में जब आपको श्वसन तंत्र स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो उसमें मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया था। तो ब्रीदिंग एक प्रकार की श्वसन की एक अवस्था होती है और इसमें आप वायुमंडलीय शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को आप अपने लंग्स में भरते हैं और लंग्स की जो अशुद्ध वायु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसे आप वायुमंडल में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है, विशेष रूप से ब्रीदिंग कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। फिर से देखिए, वायुमंडलीय वायु को लंग्स में भरना, फेफड़े में भरना और फेफड़े की वायु को वायुमंडल में मुक्त करना, ये आपका श्वासोच्छ्वास कहलाता है, या सामान्य रूप से हम इसे सांस लेना कहते हैं। ठीक, तो बाह्य शोषण के अंतर्गत सबसे पहली जो बात या जिसका हम अध्ययन करते हैं वह है आपका ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास, जो आपने क्लियर किया। इसके बाद इसमें जो बात आती है ब्रीदिंग में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि है यह 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहली प्रक्रिया यहां पर है इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, और दूसरी जो प्रक्रिया है इसके मैकेनिज्म में वह है एक्सपायरेशन।
इंस्पिरेशन, इन माने होता है अंदर, इसको कहते हैं निःश्वसन, याद रखिएगा निःश्वसन, या इसको कहा जाता है अंतः शोषण। एक्सपायरेशन, इसको कहते हैं नी, यहां पर बिंदी रहेगी तो निःश्वसन, या इसको आप कह सकते हैं विशेष रूप से, ठीक है, क्योंकि ये बाह्य शोषण के अंतर्गत है, ठीक। तो निःश्वसन और निःश्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग आपने क्लियर किया, ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि है वो 2 चरणों में होती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वह है निःश्वसन और दूसरी निःश्वसन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होता क्या है। इंस्पायरेशन, इन माने होता है अंदर, वायुमंडलीय वायु को लंग्स में भरना, वायुमंडलीय वायु को लंग्स में, फेफड़े में भरना इंस्पायरेशन कहलाता है। तो यहां पर जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है कि इंस्पायरेशन यानी निःश्वसन या अंतःश्वसन, एक्सपायरेशन या जिसे आप निःश्वसन कहते हैं। तो यहां पर इस प्रक्रिया में आप वायुमंडलीय वायु को क्या करते हैं, लंग्स में भरते हैं, जो वायुमंडल की वायु है। जैसे आपने सांस लिया ऐसे, तो इस प्रक्रिया में आपने क्या किया, वायुमंडलीय वायु को आपने लंग्स में भरा, फेफड़े में भरा। परिणाम स्वरूप जब आप वायु को फेफड़े में भरते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता। सपोज दैट, जैसे आपने वायु को भरा, ये आपका वक्ष गुहा है, इसका आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। तो इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में जब आप वायु को लंग्स में भरते हैं तो उस कंडीशन में परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं। जब वायु को अंदर लाएंगे आप, लंग्स में भरेंगे, तो ये फेफड़े क्या होंगे, फूल जाते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, आपने वायु को अंदर भरा तो उस कंडीशन में लंग्स क्या हो गए, फूल गए, ठीक है। डायफ्राम गुंबद के आकार का, ये डायफ्राम, ये गुंबद के आकार का, ऐसे गुंबद के आकार का। इंस्पायरेशन में क्या क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, फेफड़े फूल जाते हैं, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, ऐसे गुंबद के आकार का। और जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, यहां पर जो पसलियां हैं ये क्या होती हैं, ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। किस ओर खिंचेंगी, ऊपर की ओर क्या होती हैं, खिंच जाती हैं। इस कंडीशन में ये ऊपर की ओर खिंच जाती है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है या आपकी इंस्पायरेशन या जिसे आप निःश्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए, इंस्पायरेशन यानी वायुमंडलीय वायु को लंग्स में भरना इंस्पायरेशन कहलाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब आप वायु को अंदर भरते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, और जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये क्या होती हैं, ऊपर की ओर खींच जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दूसरी जो बात यहां पर आती है वह है आपकी एक्सपायरेशन या जिसे आप निःश्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, आप लंग्स की जो वायु है, उस लंग्स की वायु को आप वायुमंडल में मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी एक्सपायरेशन, एक्स माने बाहर, जब आप लंग्स की वायु को बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या निःश्वसन कहते हैं। तो होता क्या है, जब आप वायु को बाहर निकालते हैं, क्योंकि फेफड़े की वायु है,
बाहर निकालेंगे तो फेफड़े क्या होंगे, पिचक जाएंगे, फेफड़े अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ही आप फेफड़े की वायु को बाहर निकालेंगे फेफड़े क्या होंगे, पिचक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पिचका हुआ लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़े क्या हुए, क्योंकि यहाँ की जो वायु है, क्योंकि वायु के कारण ये फूला था, ठीक है। और जब वायु यहाँ से निकल गई तो उस कंडीशन में फेफड़े क्या होते हैं, पिचक जाएंगे। जब आप वायु को छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में वक्ष गुहा का जो आयतन है, क्योंकि यहां पर आपने देखा था वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा था, लेकिन जब आप लंग्स की वायु को बाहर छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, घट जाता है। आपने सांस लिया, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, सांस छोड़ा, वक्ष गुहा का आयतन क्या हुआ, घट गया, ठीक है। यहाँ पर फेफड़े तो बता ही दिए हैं, फेफड़े क्या होते हैं, पिचक जाते हैं अपनी पूर्व स्थिति में। पसलियां जो ऊपर की ओर खींची थी, पसलियां जो ऊपर की ओर खींची थी वो अपनी पूर्व स्थिति में क्या होती हैं, आ जाती हैं, अपनी पूर्व स्थिति में क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो ये तो था बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या बाह्य श्वसन में। सबसे पहला यहाँ पर ब्रीदिंग या जिसे आप श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और श्वासोच्छ्वास में आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि का क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि का आपने क्या किया, अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।